ब्रिजिंग फ्यूचर द्वारा चलाई गए यूपी टेट सी टेट टेट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरी, सीखना या अधिगम एवं अधिगम सिद्धांत, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टेट और सी टेट में लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज लर्निंग? अधिगम की परिभाषा क्या है? इसमें 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको: चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन; बी टेम्पररी चेंज, अस्थायी परिवर्तन; सी फिजिकल ग्रोथ ओनली, केवल शारीरिक विकास; डी इमोशनल रिएक्शन, भावनात्मक प्रतिक्रिया। तो लर्निंग क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है? अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। इसका जो उत्तर है यहाँ पर ए, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। आगे हम देखते हैं लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अधिगम की परिभाषा को यदि विस्तार में देखें तो अधिगम वह परिवर्तन है, सीखना वह परिवर्तन है जो अभ्यास एवं अनुभव के कारण व्यवहार में उत्पन्न होता है। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। व्यवहार में परिवर्तन, मनोविज्ञान की भाषा में हम सीखने को क्या कहते हैं कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कि यदि आप जब बच्चा चलना सीख जाता है तो इसको भी एक व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। लिखना सीख जाता है तो उसको भी एक व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। इस तरह से जो ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है एक्शंस, और उसमें परिवर्तन यदि आ रहा है, जो दिख रहा है, जिसका हम मापन कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज यदि कोई बालक करता है, कोई बच्चा, छात्र छात्राएं करते हैं, उसमें यदि हमें कुछ समय के बाद अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा कुछ समय के बाद उसमें यदि परिवर्तन आता है, बच्चा तेज दौड़ने लग जाता है या ढंग से लिखने लग जाता है या और अच्छा अंग्रेजी और हिंदी बोलने लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? लर्निंग। यहाँ पर लर्निंग से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स हैं लर्निंग की डेफिनेशन से, अधिगम की परिभाषा से संबंधित। तो अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? इट इज चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग क्या होती है? आपके अनुभव पर आधारित होती है। अनुभव से ही आप क्या करते हैं? सीख सकते हैं। सीखना अनुभव पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जो अस्थायी परिवर्तन है, जैसे कि थकान, दवा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, इफेक्ट ऑफ फटीग, तो ये क्या होता है? आपके लर्निंग में नहीं आते, क्योंकि ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? आपकी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होती है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये कैसी प्रक्रिया? जो सक्रिय है, वो ये निरंतर चलती रहती है। इट हेल्प्स इन द अडेप्टेशन, अनुकूलन में सहायक होती है। आप वातावरण से और अधिक यदि आप सीखते हैं तो अनुकूलन कर सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिवली आप अडेप्ट कर सकते हैं। इट इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है। यानी कि लर्निंग कब होती है? जब आप एक गोल का निर्धारण करते हैं। यदि मान लीजिए आज आपने आपने एक गोल का निर्धारण किया है कि आप किसी एक कौशल का विकास करेंगे, यानी कि आप इंग्लिश में और अभ्यास करेंगे और इंग्लिश को में बोलना सीखेंगे, तो ये आपका एक गोल है। तो इस तरह से लर्निंग क्या होती है? आप उस गोल को अचीव करेंगे। लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। इस स्लाइड में दिया हुआ ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके यूपी टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, और इसमें ये दिया गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो कभी हमें क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी कभी हम नॉट नहीं पढ़ते हैं और ये पढ़ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर बाकी जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा आपका जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो लर्निंग तो है ही रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। फिर उसके बाद लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस,
अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग नहीं है। तो पहला तो लर्निंग है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो इसको हम नहीं मानेंगे। लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर देखिए लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन आपका, यही ऑप्शन यहाँ पे आप टिक करेंगे, क्योंकि लर्निंग क्या होती है, ग्रोथ नहीं होती है। कभी भी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि या वृद्धि या उसका विकास नहीं होता है। और लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, तो हाँ, लर्निंग को हम प्रत्यक्ष रूप से, अधिगम को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसका मापन भी कर सकते हैं। और जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, तो अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग नहीं है, लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। वृद्धि या विकास को हम लर्निंग नहीं मानते हैं। लर्निंग क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि यानी एक कि समय के साथ ये नेचुरली आपकी वृद्धि और विकास होते हैं। बल्कि जबकि लर्निंग क्या है, लर्निंग आपका ड्यू टू एक्सपीरियंस होता है, यानी कि ड्यू टू प्रैक्टिस होता है, अभ्यास और अनुभव के कारण ही आपका लर्निंग होता है। यहाँ पर कोई नेचुरल ग्रोथ और मैचुरेशन को हम लर्निंग नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशंस इज कंसीडर्ड लर्निंग इन सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। निम्न में से कौन सा व्यवहार परिवर्तन बाल विकास में अधिगम माना जाता है? थकान के कारण परिवर्तन, चेंजेस ड्यू टू फटीग। बी ऑप्शन, चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अभ्यास एवं अनुभव के कारण। सी ऑप्शन, चेंजेस ड्यू टू ड्रग यूसेज, दवा या नशीले पदार्थों के सेवन से परिवर्तन। चेंजेस ड्यू टू मैचुरेशन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, चेंजेस ड्यू टू फटीग, थकान। तो ये क्या है, परमानेंट बिहेवियर नहीं है, इट इज नॉट अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। ये आपका क्या होता है, थकान आपको होती है थोड़ी देर के बाद, लेकिन आप जब रेस्ट कर लेते हैं तो वो थकान आपकी क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है, ये लर्निंग नहीं होगा। फिर देखिए सी यहाँ पर ऑप्शन, अब अगर हम देखें चेंजेस ड्यू टू ड्रग यूसेज, तो दवा का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, कभी कभी कोई जब दवा लेता है उसके ऊपर दवा का प्रभाव होता है, परंतु वो भी समय के साथ वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है, वो प्रभाव समय के साथ चला जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन हम देखें, चेंजेस ड्यू टू मैचुरेशन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन। तो मैचुरेशन क्या है, मैंने अभी आपसे बात करी थी, ग्रोथ एंड मैचुरेशन ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपका, आप बायोलॉजिकली आप समय के साथ, ये जो अनफोल्डिंग या राइपनिंग ऑफ ट्रेट्स इसको कहा जाता है, यानी कि आप समय के साथ यदि आपके अंदर गुणों का जो विकास हो रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे वो आपका मेंटल हो, तो वो आपका क्या है, आपके कुछ गुणों का विकास हो रहा है, व्यक्तित्व में विकास हो रहा है यदि समय के साथ, तो वो आपका क्या है, वो आपका मैचुरेशन हो जाता है। और जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जब आप प्रैक्टिस एवं एक्सपीरियंस के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तब वो क्या होता है, लर्निंग होता है। तो यहाँ पर हेयर इन क्वेश्चन नंबर 2, चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है, अधिगम अनुभव, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ रही हूँ, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई, किसने इस स्टेटमेंट को दिया है? ऑप्शन ए गेट्स एंड अदर्स, ऑप्शन बी मॉर्गन एंड गिलिगन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग, यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप यदि व्यवहार में परिवर्तन आता है तो अधिगम कहलाया जाता है। तो इसको किसने कहा है, ये गेट्स ने कहा है, गेट्स एंड अदर्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अब जो हम यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर आएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी से संबंधित है। और क्योंकि हम यहाँ पे अधिगम के बारे में और अधिगम सिद्धांतों के बारे में, लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, तो पहली थ्योरी पर हम बेस्ड क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रयास एवं
भूल अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? नंबर ए E.L. थॉर्नडाइक, बी इवान पावलोव, सी वोल्फगैंग कोहलर, डी B.F. स्किनर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि प्रयास एवं भूल अधिगम सिद्धांत, इसको किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन सेम है जो कि आपका यूपी टेट में आ चुका है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग आपकी किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, थॉर्नडाइक ने इसको दिया था। एक प्रश्न यहाँ पर और हम देखते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, अधिगम सिद्धांत। पहले हम इसको देख लें, तब हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसने दी थी? तो यहाँ पर हल, स्किनर, हेगार्टी एंड थॉर्नडाइक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 स्किनर करेक्ट है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो यहाँ पर सभी थ्योरीज के नाम, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं उनके नाम, जितने भी अधिगम सिद्धांत हैं उनके नाम, और उन्हें किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, यानी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने उसको, किस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने उस सिद्धांत के बारे में, इस थ्योरी के बारे में बात करी थी। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। पैवलोव जो थे यहाँ पे, इवान पैवलोव, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। स्किनर की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयास एवं भूल अधिगम सिद्धांत। कोहलर की थ्योरी को इंसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। कोहलर ने सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत दिया था। पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। बच्चों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास यानी कि बौद्धिक विकास से संबंधित इनकी थ्योरी थी, संज्ञान का विकास कैसे होता है। फिर उसके बाद जो वाइगॉस्की की थ्योरी आई, लेव वाइगॉस्की की थ्योरी, जीन पियाजे के बाद लेव वाइगॉस्की की थ्योरी आई, तो उनकी थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। समाजवादी सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत, इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। तो इसको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद बेंड्यूरा की थ्योरी है, इसको कहा, ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। बेंड्यूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। कोहलर की थ्योरी जो इस स्लाइड में नहीं दी गई है, तो कोलबर्ग थे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो उनका सिद्धांत क्या था? लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल रीजनिंग की लर्निंग थ्योरी दी थी। तो उस मोरल रीजनिंग लर्निंग थ्योरी को हम कहते हैं नैतिक नैतिक यहाँ पे नैतिक तर्क का सिद्धांत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिए लर्निंग थ्योरीज के बारे में। अब देखिए, ये प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा करके इसको पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम लर्निंग मुख्य रूप से किसके बीच का संबंध है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए विचार और क्रिया के बीच, बी शिक्षक और छात्र के बीच, सी उद्दीपक और अनुक्रिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, डी ज्ञान और अनुभव के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उद्दीपन। जो उद्दीपक आपको वातावरण से मिलता है, यानी किसी बालक को, यहाँ पे बिल्ली को, जो इनका एक्सपेरिमेंट था, उद्दीपन वातावरण से कोई एक स्टिमुलस दिया जाता है, और उस स्टिमुलस के प्रति क्या करता है बालक, यानी इनके एक्सपेरिमेंट में, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कैट, बिल्ली, उस एक उद्दीपन के प्रति वो क्या करती है? अनुक्रिया करती है, यानी कि रिस्पॉन्स करती है। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को, स्टिमुलस दिए गए, करेक्ट जो स्टिमुलस दिया गया था उससे वो जो कई सारे गलत रिस्पॉन्स करती है, उसके बाद जब वो करेक्ट रिस्पॉन्स पाती है तो उस करेक्ट रिस्पॉन्स को वो स्टिमुलस से जोड़ देती है। तो यहाँ पर जो थ्योरी है उसमें स्टिमुलस और अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी से संबंधित, थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरीज, प्रयास एवं भूल अधिगम सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स जो कि एग्जाम से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। तो इनकी थ्योरी को, थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, यानी कि संबंधवाद का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बनता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, इसलिए इसको थ्योरी को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म।
और डिटेल में इस थ्योरी को देख लें तो यहाँ पे एसआर बॉन्ड बनता है, सीखना, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का एक संबंध का बनना है। लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। ट्रायल एंड एरर यहाँ पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करता है, वो बहुत सारे वेरियस रिस्पॉन्सेस करता है, कई रिस्पॉन्सेस उसमें से गलत होते हैं, और क्या करता है वो एलिमिनेट कर देता है, जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको हटा देता है, और इसलिए इसको कहता है भूल को कम करना। यहाँ पर वो भूल को कम करता है और प्रयास करके जो करेक्ट रिस्पॉन्स वो प्राप्त करता है, वो जो रिसीव करता है, वो जो ऑब्टेन करता है करेक्ट रिस्पॉन्स को, उसको वो क्या करता है उद्दीपन के साथ जोड़ देता है। तो अधिगम करता है, विभिन्न प्रयास करता है और सफल होने के लिए गलतियों को कम करता है। लर्नर्स ट्राई वेरियस रिस्पॉन्सेज एंड एलिमिनेट इनकरेक्ट वंस टू फाइंड द सक्सेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये कौन है? आपके ईएल थॉर्नडाइक, जिन्होंने ये लर्निंग थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ईएल थॉर्नडाइक इज द फादर ऑफ, इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनका जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, हिज फेमस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन एनिमल्स, कैट्स एंड रैट्स। देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये लॉज ऑफ लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने थ्री मेन लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसमें से इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो उनके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन से थे, और उसमें से ये जो 4 दिए हुए ऑप्शन, उसमें से कौन सा जो नियम है वो उनके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। उनके जो नियम, तो उन्होंने सेकेंडरी, एक तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, दूसरा उन्होंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए थे। तो मेन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, 2 है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और जो 4 है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, ये इनके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे। जबकि जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये इनके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, इट इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये उनके प्राइमरी लॉज में शामिल नहीं है। तो एक बार यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अधिगम के मुख्य जो 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं, सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। जब हम किसी चीज के लिए, ये नियम क्या कहता है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए, जब किसी हम एक्टिविटी को सीखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? रेडी होना होगा, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना होगा, रेडीनेस चाहिए, तत्परता चाहिए, तभी जा करके हम क्या हो उस चीज को सीख सकते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। ये इस फ्रेज पर आधारित है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके वो क्या होगा, वो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग है बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वो स्ट्रांग होगी और आपकी लर्निंग उस समय होती रहेगी, वो स्ट्रांग होगी, आप उतना ही अच्छा सीखेंगे। यदि आप क्या हो जाएंगे, लॉ ऑफ डिसयूज, यहाँ पे 2 चीजें हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि यदि आप अभ्यास कम कर देंगे उस चीज को, उसका जैसे ड्राइविंग है, आपने सीखना कम कर दिया ना, चलाना कार या स्कूटी आपने कम कर दिया, तो उस चीज को आप भूल जाएंगे, वहां स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा, और वहां पर तो इसलिए अभ्यास जरूरी है, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी कि उस अधिगम जब हम सीख रहे हैं तो उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट कैसा है। यदि रिजल्ट आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको उससे एक अच्छी अनुभूति मिल रही है, यानी कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आपको उसका आपके लिए वो है ना, आपको करके उस काम को करके आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, एक बेटर रिजल्ट मिलता है, बेटर अच्छा गुड एक्सपीरियंस मिलता है, तब तो आप उसको करेंगे। नहीं तो उसके बाद वो नहीं, अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है वो लर्निंग, तो क्या होगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट।
क्वेश्चन इससे संबंधित जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर देख लेते हैं। सीखने के प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार यदि किसी कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है तो ए, इसका सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी, सीखने का संबंध कमजोर हो जाता है, सी, सीखने का संबंध दृढ़ मजबूत हो जाता है, डी, सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जो सीखने का संबंध हो, यानी सीखने का संबंध, कनेक्शन, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तो संबंध है यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच के संबंध की बात हो रही है। कनेक्शन क्या हो जाता है और मजबूत हो जाता है, सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैवलोव की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जेस्टाल्ट की थ्योरी, कुछ वीडियोस हैं उसमें मोरल रीजनिंग, कोलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी के भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।